मेरा नाम तो अनमोल था ही, मगर मैं अपने हुस्न में भी सबसे अनमोल थी। मैं चाहे जितनी भी अनमोल थी, मगर मुझ में एक ख़ामी भी पाई जाती थी, और वो ख़ामी ये थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। और शादी का नाम सुनते ही मैं खौफ से काँपने लगती थी, क्योंकि शादी के बाद जो कुछ एक लड़के और लड़की के दरमियान होता है, वो तसव्वुर ही मुझे अंदर तक हिला देता था। और यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे बार-बार इनकार के बावजूद भी मेरी शादी कर दी गई। उस वक़्त मैं अपने कमरे में बैठी मुसलसल रो रही थी। हालाँकि आज मेरी शादी की पहली रात थी, और आम तौर पर यही वो रात होती है जिसमें एक लड़की अपने दिल में बेशुमार अरमान सजाकर अपने शौहर के घर आती है और नई ज़िंदगी की खुशियों के ख्वाब देखती है। मगर मैं ऐसी लड़की नहीं थी, बल्कि मैं हद से ज़्यादा परेशान और खौफज़दा थी। मेरी हालत ये थी कि जैसे ही मैं अपने शौहर के आने का तसव्वुर करती, तो मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगता और पूरा जिस्म काँप उठता था। मेरा जी चाहता था कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊँ, ताकि मेरा शौहर मुझे देख ही ना सके। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि काश ये सब कुछ मेरी आँखों के सामने से गायब हो जाए। मगर वक़्त किसी बेकाबू घोड़े की तरह तेज़ी से गुज़र रहा था। बदहवासी के आलम में मेरे हाथ-पाँव ठंडे हो चुके थे, और मुझे डर के मारे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा हो। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर गुलरेज अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे, और मैंने घबराहट में अपने दुपट्टे को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया। उस वक्त मैं किस अजियत और ज़हनी कर्ब से गुजर रही थी, ये सिर्फ मैं ही जानती थी। जैसे जैसे गुलरेज मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा जिस्म बेकाबू होकर कांप रहा था। वो आकर मेरे पास बैठ गया और कुछ देर तक मेरे चेहरे को गौर से और मोहब्बत भरी नज़रों से देखता रहा। मैं वाकई बहुत खूबसूरत थी, और यही खूबसूरती अब मेरे लिए एक मसला बन चुकी थी। जैसे ही उसने मेरा हाथ थामा, तो उसे मेरा हाथ गैर मामूली हद तक ठंडा महसूस हुआ। तो उसने नरमी से पूछा कि अनमोल, क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो? मैं उस वक्त उसे क्या बताती कि मुझे इस रिश्ते से ही डर लगता है। इसलिए मैंने खामोशी से नफ़ी में सर हिला दिया और कहा कि कुछ नहीं। मगर वो दोबारा पूछने लगा कि अगर कुछ नहीं, तो फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा कि मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी ये बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा कि परेशान ना हो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मगर मैंने फिर भी घबराहट से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है और समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। इस पर वो बोला कि इस डर का एक हल है मेरे पास। मैंने फौरन पूछा, वो क्या है? तो उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी, फिर उठकर अलमारी के पास गया। अलमारी खोली और वहां से एक दवा निकालकर मेरे हाथ में दे दी और साथ पानी का गिलास भी दिया, और कहने लगा, ये एक गोली खा लो। मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसी दवा है? तो वो बोला कि तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इसी गोली में है। उसकी ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी, और मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी परेशानियों का हल एक गोली कैसे हो सकता है। मगर उस वक्त मेरा डर इस कदर बढ़ चुका था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। और जब उसने मुझे यकीन दिलाया कि ये गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा, तो मैंने वो गोली खा ली। उसके बाद गुलरेज दोबारा मेरे करीब आया और उसने मेरे हाथों को थाम कर अपने होंठों से लगाया और मुझसे मोहब्बत का इजहार करने लगा। मगर मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बेजान हो रहा हो। फिर उसने मुझे बाजुओं में ले लिया और मैं डर के मारे खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मगर इसी दौरान मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा है और मेरा जिस्म ढीला पड़ता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं नीम बेहोशी की कैफियत में नींद की तरफ जाने लगी, और चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में चली गई। शादी से चंद दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे अपने पास बिठाकर शादी के बारे में बातें कर रही थीं, और चूंकि वो सब शादीशुदा थी, इसलिए वो मुझे तरह तरह की बातें बताने लगी कि तुम्हारी भी अब शादी होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ सीख लो। मैं इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल नावाकिफ़ थी, इसलिए जब उन्होंने मुझे
तफसील से सब कुछ बताया तो उनके अंदाज ने मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। वो कहने लगी कि शौहर पहली रात बीवी पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और तुम तो खास तौर पर अपनी खैर मनाओ, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हारा शौहर न जाने तुम्हारे साथ क्या कुछ करेगा और कब तक तुम्हें तंग करता रहेगा। ये कहकर वो सब हंसने लगी। मगर मेरी हालत ये हो गई कि मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और उनकी बातों ने मेरे जहन को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। उन्होंने मेरी सोच में ऐसी तस्वीर बिठा दी थी कि शादी की रात मेरे लिए एक डरावना ख्वाब बन गई थी। और जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं ताकि उस रात का मुझे सामना ही ना करना पड़े। इसलिए आज मैं अपनी शादी की पहली रात अपने कमरे में अपने शौहर के आने पर बेहद डरी हुई और घबराई बैठी थी और मेरे दिल में मुसलसल यही खौफ गर्दिश कर रहा था कि न जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। मगर गुलरेज ने मेरी बातों को सुनकर उन्हें समझने की कोशिश की थी और शायद इसी वजह से उसने मुझे एक ऐसी गोली दी थी जिसे खाते ही कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई थी। इसी वजह से मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद नहीं थी। बस एक धुंधला सा एहसास था कि मेरा शौहर मुझसे अपना हक ले चुका था, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी, जिस तक मेरी सोच भी उस वक्त नहीं पहुंच सकती थी। और मैं इस राज से मुकम्मल तौर पर अनजान थी जो बाद में मुझ पर खुलने वाला था। खैर, जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था और जैसे ही मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में तेज दर्द की एक लहर उठी और मैं बेख्तियार कराह उठी थी। मेरे साथ लेटा हुआ मेरा शौहर फौरन उठकर बैठ गया और परेशानी से पूछने लगा कि क्या हुआ अनमोल। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है, क्योंकि मेरा पूरा जिस्म बहुत भारी महसूस हो रहा है और हर जगह दर्द भी हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे रात की कोई बात याद नहीं आ रही थी। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि अपने चकराते हुए सर को संभालूं या अपनी दर्द करती हुई कमर को। जब मैंने नजर उठाकर बेड की तरफ देखा तो मेरे हाथों में पहनी हुई कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से तकिया अपने पीछे लगाया और हाथों का सहारा लेकर खुद को उठाकर बैठने की कोशिश की। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मेरी हालत इस बात की गवाही दे रही थी कि रात को मेरे साथ किसी नरमी और मोहब्बत का बर्ताव नहीं किया गया था, क्योंकि मैं अपने जिस्म के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसी शिद्दत की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे यूं तकलीफ में देखकर गुलरेज भी उठकर बैठ गया और कहने लगा कि देखो, ये सब तो होता ही है, तुम्हें खुद को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। और वैसे भी चूंकि ये पहली रात थी इसलिए तुम्हें ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है, मगर आहिस्ता आहिस्ता तुम इसकी आदी हो जाओगी। फिर वो मजीद कहने लगा, जब बीवी खूबसूरत हो तो इंसान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और तुम तो रात को बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें दवा ना दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी और मैं अपनी ये रात जाया नहीं करना चाहता था। ये सब कहकर वो उठा और सीधा वॉशरूम में चला गया, जबकि मैं इस हालत में भी नहीं थी कि खुद उठकर वॉशरूम तक जा सकूं। गुलरेज इस घर में अकेला रहता था और उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। शुरू में मेरे वालिदैन इस रिश्ते के हक में नहीं थे और वो यही कहते थे कि अकेले लड़के के रिश्ते हमें समझ नहीं आते। मगर बाद में मेरी माँ ने उन्हें समझाया कि लड़का अच्छा कमाता है, उसका अपना घर भी है और अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं हैं तो इसमें उसका क्या कसूर है। और जब इस रिश्ते की अच्छी तरह तहकीक करवाई गई तो भी किसी ने इसमें कोई कमी या बुराई नहीं निकाली। इसलिए सबने यही सोचा कि मेरी जिंदगी आसान रहेगी और मुझे ससुराल के झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि शादी की पहली ही रात के बाद मेरी हालत ऐसी हो जाएगी कि मैं अपने पाँव पर खड़ी भी नहीं हो सकूंगी। फिर जब गुलरेज नहाकर बाहर आया तो उसने मुझसे कहा कि देखो, मेरे घर में तुम्हारी खिदमत के लिए कोई नहीं है, इसलिए अब ये घर तुम्हें ही संभालना होगा। उसकी इस बात पर मुझे कोई एतराज नहीं था, मगर उस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसके लिए नाश्ता तैयार कर सकूं।
वो अपनी बात कहकर कमरे से बाहर चला गया और जाते हुए यही कहता गया कि जल्दी से उठो और मेरे लिए नाश्ता बना दो। मैंने जैसे ही बेड से उठकर खड़े होने की कोशिश की तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी कमर टूट जाएगी और मैं बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर आए। बाहर लॉन्ज में गुलरेज आराम से बैठा हुआ था और फोन पर किसी से हंसते हुए बातें कर रहा था, मगर उसकी बातों का अंदाज ऐसा था कि उसे सुनकर मुझे शदीद शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, क्योंकि गुलरेज अपनी गुजरी हुई रात के पल न जाने किसके साथ शेयर कर रहा था और जिससे वो अपनी बातें शेयर कर रहा था वो भी बड़ा ही बेशर्म इंसान था। तब मुझे गुलरेज का इस तरह अपनी पर्सनल बातें किसी को शेयर करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं नई ब्याह कर आने वाली दुल्हन थी। इस तरह मैं भी गुलरेज से कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने सोचा कि मैं गुलरेज को बाद में कहूंगी कि वो इस तरह की बातें बाहर ना किया करे। मैं फौरन से नजरें झुकाए किचन में चली गई। मुश्किल से ही मैंने अपना और गुलरेज का नाश्ता बनाया था। नाश्ता लाकर मैंने गुलरेज के आगे रखा और फिर नाश्ते के दौरान ही मैंने झिझकते हुए गुलरेज से ये बात कही थी कि गुलरेज, मेरी कमर में बहुत दर्द है। हो सकता है आज रात मैं आपको वक्त ना दे सकूं और प्लीज़ आप भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। जब मैंने ये बात कही तो तब गुलरेज चाय पी रहा था। मेरी बात सुनकर उसका कप होंठों के करीब जाते जाते रुका था। फिर कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत जल्द से जल्द औलाद चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हो गया था, क्योंकि मेरी हालत तो पहले ही बहुत बुरी हो चुकी थी। अब मैं इस पोजीशन में नहीं थी कि दोबारा से इस अजाब को झेलती, लेकिन मेरे सामने खड़ा इंसान मेरी हर तकलीफ से बेपरवाह होकर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। फिर क्या था, जैसे ही रात हुई मुझे लग रहा था जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। रात को फिर से गुलरेज ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा, मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा, यह नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा, फिर किस चीज़ की दवा है? वो कहने लगा, यह जल्दी उम्मीद से हो जाने की दवा है। ये सुनकर मैं कुछ देर उसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर उसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन सा 4 से 5 साल गुजर चुके थे। अभी तो शादी को 4 दिन भी नहीं बीते थे और ना ही मेरे सास ससुर जिंदा बैठे थे जिन्हें पोता और पोती गोद में खिलवाने की जल्दी थी। आखिर वो मुझे इतनी जल्दी इस किस्म की दवा क्यों दे रहा था? मैंने कहा, गुलरेज, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं। हम आराम से 2 से 4 साल बाद इस बारे में सोच लेंगे। अभी तो हमारे जिंदगी को एंजॉय करने के दिन हैं। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितनी जल्दी है बच्चे की, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। शादी से ज़्यादा मुझे बच्चों की ख्वाहिश थी। इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी कि मेरी जल्द अज जल्द शादी हो और मेरे घर में नन्हे मुन्ने से बच्चों की आवाज़ें गूंजें। मैं नहीं चाहता कि मेरा मज़ीद वक्त बर्बाद हो या मैं 1 साल तक ये देखता रहूं कि तुम्हें औलाद होती है या नहीं और फिर तुम्हें उसके बाद दवा खिलाऊं। ये कहकर उसने वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवाई अपने अंदर उतार ली थी, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब पिछली रात वाली बेहोशी फिर से मुझ पर छाने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी दवा थी तो मुझे नींद क्यों आ रही थी, मुझ पर क्यों इतनी बेहोशी सवार हो रही थी। और फिर मुझे कुछ होश भी नहीं रहा। मैं दोबारा से नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी की हालत में भी मुझे अपनी सिसकारियां अपने कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। यहां तक कि गहरी नींद के बावजूद भी मैं रो रही थी। जब सुबह हुई तो दर्द की वजह से जल्दी मेरी आंख खुल गई थी। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने गुलरेज को भी उठा दिया और कहा कि मेरी कमर में बहुत दर्द है जो मुझसे सहा नहीं जा रहा। खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन वो झुंझलाकर बड़ी तकल्लुफ से कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? पेन किलर दे देता हूं, तुम वो खा लो, ठीक हो जाओगी।
फिर उसने मुझे एक और दवा दी, जिसे खाकर मेरे दर्द में बस थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ था और मैं दोबारा सो गई थी। लेकिन जैसे ही दिन चढ़े उठी तो दर्द भी फिर से उठने लगा था। अब तो ये रोज की रूटीन बन गई थी। लगातार 8-10 दिन से मैं ऐसी ही तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन गुलरेज को मेरी किसी तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन वो ऑफिस से लौटा तो मैंने कहा मुझे माँ के घर छोड़ दो। मुझे गुलरेज से दूर रहने का बस एक ही बहाना मिला था। कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर उसे बच्चों की इतनी जल्दी क्यों थी। हर चीज अपने वक्त पर होती है। बच्चे का होना या ना होना मेरे बस में नहीं था। 8 से 10 दिन में ही मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर भी अब तो मेरा मैदा भी डिस्टर्ब हो चुका था। जब मैं गुलरेज से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो वो इस बात पर भी नहीं मानता था। कहता था कि डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन इस बार जैसे ही वो घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुला लिया और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से का दर्द बताया और फिर मेरा हाथ अब भी पेट पर था। मैं 8 से 10 दिन से लगातार ये तकलीफ सह रही थी। जब लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और फिर जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर तो मैं सांस लेना भी भूल गई थी। मैं आंखें फाड़े लेडी डॉक्टर की बात सुन रही थी कि ये उसने क्या कह दिया था। ये सच नहीं हो सकता था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। लेडी डॉक्टर की बात पर मैंने ना में सर हिलाया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं बखूबी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब आता है। मैंने ना में सर हिला दिया, क्योंकि गुलरेज तो रोज़ मुझे उम्मीद वाली दवा देता था, जिसको खाते ही मैं गहरी नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर गुलरेज पर शक होने लगा। डॉक्टर से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं थी जो वो मुझसे झूठ बोलती या गुलरेज के खिलाफ मेरे कान भरती। वो एक डॉक्टर थी और उसका पेशा सिर्फ अपने मरीजों का चेकअप करना और उनका इलाज करना होता था। उसने वही बात बताई होगी जो मेरे साथ हुआ था। मेरे पास डॉक्टर की बात पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मेरे दिल में अब गुलरेज के लिए शक पड़ चुका था। डॉक्टर कहने लगे कि तुम्हारे शौहर को तुमसे मोहब्बत है, तो वो तुम्हें नींद की दवा देकर ही क्यों तुम्हारे करीब आता है, इसकी क्या वजह है। इस तरह के सवाल सुनकर मुझे गुलरेज पर और भी शक होने लगा था। लेकिन मैं ये कैसे जान सकती थी कि सच क्या है, क्योंकि मैं उसे पहले भी कई बार मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं था और ज़बरदस्ती वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल देता था और पानी का गिलास मेरे होंठों से लगा देता था। डॉक्टर कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे उस मेडिसिन का नाम बताओ जो रोज़ाना तुझे खिलाई जाती है। मैंने सोचा मुझे तो उस मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आज तक गुलरेज ने मुझे वो मेडिसिन दिखाई ही नहीं थी। वो तो अपनी अलमारी में से वो दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन जब ये बात मैंने लेडी डॉक्टर को बताई तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा शौहर तुझसे छुपा कर रखता है और रोज़ाना तुम्हें इनकार करने पर भी खिला देता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सख्ती से अपने शौहर की हरकतों पर नज़र रखो, क्योंकि ऐसे ही तुम्हें इस मामले की असल हकीकत समझ आएगी। डॉक्टर मुझे ये सारी बातें बोलती जा रही थी और उस वक्त मैं अकेली ही उस लेडी डॉक्टर के कमरे में मौजूद थी और मेरी माँ वेटिंग हॉल में बैठी थी, इसलिए वो हर बात से अनजान थी। फिर जब मैं गायब दिमागी से अपने घर तक पहुंची तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, जबकि तुम्हारे सर पर तो सास ससुर नंद देवर की जिम्मेदारियां भी नहीं हैं और तुम्हारा शौहर भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन तुमने देखो अपनी क्या हालत बना रखी है। तुम 8-10 दिन में ही सूख कर कांटा हो गई हो। तुम्हारे चेहरे की रंगत भी पीली पड़ गई है। अब मैं अपनी अम्मा को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरा शौहर देखने में ही इंसान लगता था, लेकिन उसका ज़मीर किसी बेहिस जानवर जैसा था। लिहाजा मैंने माँ के सामने खामोशी इख्तियार कर ली। खैर अब मेरी माँ मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी और मैं पूरा दिन
डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था। और ये ऐसी बात थी कि मैं आया से शेयर भी नहीं कर सकती थी। मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा मैं अपनी माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊँ, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर लेकर नहीं जा सकती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर अचानक मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि मैं अलमारी खोल कर देखती हूँ, आखिर गुलरेज़ मुझे कौन-सी दवा खिलाता है? मैं फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई, आहिस्ता से चलती हुई अलमारी के पास आई और गुलरेज़ की अलमारी खोल दी। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक-एक कपड़ा उठाकर देखा, लेकिन दवा मुझे कहीं ना मिली। फिर मैंने दराज भी देख ली, उसमें भी कुछ ज़रूरी कागज़ात थे, मगर कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे का लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक था। मैं समझ गई कि गुलरेज़ ने दवा उसी लॉकर में रखी होगी। फिर जब रात को गुलरेज़ घर वापस आया, मैंने उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो उड़ चुकी थी, क्योंकि जो बात डॉक्टर मुझे बता चुकी थी, उसके बाद तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोते वक़्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि गुलरेज़ कमरे में आता, मैं फ़ौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आँखें बंद कर लीं, ताकि गुलरेज़ को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है वो मुझे सोया देखकर मेडिसिन ना खिलाए, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि गुलरेज़ रात को मेरे साथ क्या करता है। फिर कुछ देर बाद ही जब गुलरेज़ कमरे में आया, मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और मुझे कंधे से हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा, उठकर बैठो। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो गुलरेज़ माथे पर बल चढ़ाते हुए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, गुलरेज़ मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, मेरी कमर में भी दर्द है। मेरी बात सुनकर गुलरेज़ कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत बनाओ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए, चलो जल्दी से दवा खाओ। मैं गुस्से से उठकर बैठ गई। मैंने कहा, आखिर आपने दवाई अपनी अलमारी में छुपा कर क्यों रखी हुई है? मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दें, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़ी हैरत से मुझे देखा था। फिर कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबराई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास जल्द ही हो गया था, क्योंकि जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। अपनी गलती को छुपाने के लिए मैंने कहा, बस ऐसे ही, मैंने सोचा था कि आज दवा मैं खुद खा लेती हूँ। इस इरादे से जब मैंने अपनी अलमारी खोल कर देखी तो कहीं भी वो दवा मौजूद नहीं थी। मुझे लगा शायद आपने दवा लाकर में रखी है। मैंने एक बहाना कर दिया था। वो कहने लगा, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो दवाई रोज़ाना तुम्हें खिलाता रहूँगा और जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। मैंने कहा, गुलरेज़ मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? और उम्मीद से होने के लिए भी मुकम्मल इलाज होता है, और वो इलाज कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती है। ऐसे ही खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा था शायद मेरी इस बात पर गुलरेज़ मुझे वो दवाई नहीं देगा, लेकिन वो कहने लगा, मैं अच्छे से जानता हूँ, वो दवाई औरत की जल्द उम्मीद भर लाती है। तुम्हें भी किसी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरी बात मानो, वो दवा ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। मगर मैंने चीख कर कहा कि आज से मैं कोई भी दवा नहीं खाऊंगी। मेरा ये कहना था कि गुलरेज का पारा हाई हो गया। उसने मुझे ज़बरदस्ती वो दवाई खिलाई और उसके बाद मेरी फिर से वही हालत होने लगी थी। मैं सुबह में फिर से बेड पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी और सोच रही थी कि अगर यही सब चलता रहा तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। इसलिए मैंने और संजीदगी के साथ